हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइट में हम लोगों ने अब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिए, मिरर पढ़ लिए हम लोगों ने। उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए। आज की क्लास में हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रिज्म। आज हम प्रिज्म को पढ़ेंगे। अगर सिलेबस में कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ देख सकते हैं, ये सिलेबस है। प्रिज्म में क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और यहां पर प्रकाश का वर्ड विक्षेपण है, मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। ठीक है, ये दो बातें हमें पढ़नी है इसमें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा प्रिज्म। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। आगे हम देखेंगे ये डिस्पर्सिव मीडियम भी होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, डिस्पर्सिव मीडियम होता है, जो दो ट्रायंगुलर सरफेसेस से घिरा होता है और उसमें तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं। अगर हम इसके फिगर को देखें तो कुछ इस तरह का फिगर है। यहां पर ये एक सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है, ये सरफेस है, पहली सरफेस। ठीक है, दूसरी सरफेस इधर है, ये एक दूसरी सरफेस है, ये एक दूसरी सरफेस है। ठीक है, और एक सरफेस यहां पर है इसके बॉटम में, जिसको यहां से अगर हम बनाएं तो ये देख सकते हैं कि पूरा जो बनेगा वो इस तरह का होगा। दो सरफेस ऐसे बनेंगी इस साइड, इस तरह की, जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड होंगी, और उसके नीचे एक सरफेस ऐसी बनेगी। तो यहां पर कुल तीन होंगी रेक्टेंगुलर सरफेस, और उसमें दो ट्राइंगुलर सरफेसेस होंगी जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड होंगी। अगर इसके अंदर बात किया जाए इन चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर याद रखनी है इस प्रिज्म के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ के बारे में अगर बात करें तो जो ये सरफेसेस हैं, जैसे ये पहली सरफेस हो गई और ये सरफेस हो गई, दो सतहें अलग अलग हैं, इनको कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये भी क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, बात किया जाए कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जिस एंगल के साथ झुकी होती हैं, जो ये अपवर्तक सतह है, जिस एंगल या जिस कोण के साथ झुकी हुई होती हैं, उस कोण को कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, या फिर हम उसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं। और जो ये दोनों लाइनें इस तरह से यहाँ पर जो ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस इस तरह से झुकी हुई हैं, जो इनको मिलाने वाली ऊपर ये लाइन खींची जा रही है, दिख रहा होगा ये लाइन, यहां पर ये जो लाइन खींची गई है ये लाइन, इसके बारे में अगर देखें तो इस लाइन को कहा जाता है इसका एज, रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं इसे हम, रिफ्रैक्टिंग एज है। ठीक है, अपवर्तक किनारा कहते हैं हिंदी में इसे, ये अपवर्तक सतहें होती हैं। यहां पर अगर हम इसे बनाएं, जैसा कि आगे हम लोग अभी देखेंगे, तो जो ये सेक्शन हमारे पास बना हुआ है, ये सेक्शन जो कि हम इसे सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, तो इस सेक्शन को कहा जाता है प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, मुख्य परिच्छेद कहा जाता है इसे हिंदी में। ठीक है, अब इनका जो इंक्लाइंड, जो जितने एंगल से इंक्लाइंड थे, जैसे ये एंगल है यहाँ पर, इस एंगल के साथ में दोनों अपवर्तक सतहें हैं जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, उनके बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पर, वो एंगल क्या कहलाता है? इसको हम ए से लिखते हैं, और ये होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल, या फिर इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, अपवर्तक कोण कहते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहा जाता है, या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं इसे हम इन जनरल। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई। दूसरी बात, जब कभी भी हम प्रिज्म को दिखाएंगे या बनाएंगे तो प्रिज्म के इसी प्रिंसिपल सेक्शन को बनाया जाता है। मतलब अगर प्रिज्म को हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से प्रिज्म को बनाया गया। तो अगर प्रिज्म को इस तरह से बनाया जाता है तो ये प्रिंसिपल सेक्शन सिर्फ आगे की तरफ दिखाया जाता है, यहां पर ये और ये अपवर्तक सतहें होती हैं, और ये उसका बेस होता है। अब अगर हम यहां से देखें कि मान लेते हैं लाइट रे एंटर कर रही है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो प्रिज्म एंगल होगा, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, अपवर्तक कोण होगा। जब हम प्रिज्म से चीजों को देखते हैं कि प्रिज्म में अगर कोई लाइट रे एंटर करती है, तो अगर यहां से कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट एंटर कर रही है, ये क्या है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है।
मोनोक्रोमैटिक लाइट है ये। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट जब किसी प्रिज्म से एंटर, प्रिज्म में की पहले अपवर्तक सतह पर गिरती, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जाकर के इंसिडेंट होती है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कुछ पाथ यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसका कुछ पाथ ऐसा बनता है, फिर ये ऐसा बनता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लाइट रे जा रही हैं वो क्या होता है, उनकी बेंडिंग होती है। वो बेंडिंग कैसे होती, कैसे नहीं होती, उनके बारे में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है, जब मोनोक्रोमैटिक लाइट किसी प्रिज्म से पास होती तो उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब जब भी हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे तो जो इंसिडेंट रेज होती हैं और जो इमर्जेंट रेज होती हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, उनको इमर्जेंट रेज कहते हैं। अभी देखेंगे इनके बारे में। तो इनके जो पाथ होते हैं वो डेविएट हो जाते हैं, मतलब इनके पाथ में डेविएशन होता है। और अगर डेविएशन एंगल किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ अगर डेविएट हो रहे हैं तो इस डेविएशन को हम कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू लिखी जाती है। तो किसी भी प्रिज्म से ये रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको हम यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर प्रिज्म है कोई, यहाँ पर हम एक प्रिज्म कंसीडर करते हैं, ये कोई प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, नाम लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर एक ऐसी लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही, मोनोक्रोमैटिक लाइट है एक कोई, और ये किसी नैरो स्लिट से पास होती है। ठीक है, नैरो स्लिट से पास होती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, या इसको हम यहां पर ना लिखें, ठीक है। यहां पर ये ऐसा है, ये मोनो या नैरो स्लिट है, एक नैरो स्लिट है, तीक्ष्ण छोटा सा एक छिद्र है, और जो यहां से लाइट जा रही है इसके ऊपर, इस लाइट को हम कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट को हिंदी में कहा जाता है एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश। ठीक है, अब ये पहली सरफेस पर जाकर लाइट रे इंसिडेंट होती हैं। अब हमें क्या करना है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करना है, एक अभिलंब खींचना है। तो इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचने के लिए यहाँ इस सतह के ऊपर लंब खींचना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन सरफेस है। ऐसा हो गया नॉर्मल, इसका नाम लिख देते हैं N1। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, बाहर क्या है, बाहर सपोज हमने कहा एयर है और अंदर ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है। तो बाहर एयर है, अंदर ग्लास प्रिज्म है। तो अब की बार जो लाइट रे जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो कुछ ऐसा चाहिए था होना, कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन क्या होगी लाइट रे, ये अपने पाथ से डेविएट होगी, और बेंडिंग जो होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में हम जा रहे हैं, सघन माध्यम में जा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरफ बेंड हो गई, ये कुछ इस तरफ बेंड हो गई। ठीक है, ये बेंडिंग इधर की तरफ हुई है। अब क्या हुआ, दूसरी सरफेस पर जब ये पहुंचेगी, यहाँ इस पॉइंट पर जब पहुंचेगी इस सरफेस के ऊपर, अब इसे फिर से दूसरे मीडियम में जाना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो इस सरफेस के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इस सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा कुछ इस तरह का होगा। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसके नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं N2 है। और अब क्या होगा, ये लाइट रे जो इसके अंदर आ रही थी, अब ये डेंसर से रेयर में जाएंगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो इनको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी, तो कुछ इस तरह होने वाला है ये। ठीक है, नाम लिखना चाहें तो लिख देते हैं कि जो लाइट रेज हैं इनका नाम लिखें। तो ये है P, ये है Q, यहाँ पर ये R है, यहाँ पर ये S है। PQ को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहा जाता है। ठीक है, QR को क्या कहा जाता है, तो QR को कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये होती है आपतित किरण, ये होती है अपवर्तित किरण। और यहां पर RS जो है ये है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण कहा जाता है इसे हिंदी में। ठीक है, तो ये निर्गत किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, और ये आपतित किरण हो गई। अब इसे हमें देखना है कि जो डेविएशन हुआ है पाथ में वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है या कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करें, ये N1 N2 इंसिडेंट, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इस नॉर्मल के साथ एंगल को लिखें हम
तो क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को नाम लिख दिया जाता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण है। ठीक है, यहाँ पर ये है अभिलंब, ये नॉर्मल है और ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनने वाला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, R1 से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा एंगल दिया गया है, ये जो बाहर की तरफ जा रही है, इसे हम इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस लिख देते हैं, इमरजेंट रे ने बनाया नॉर्मल के साथ। और यहाँ पर जो एंगल लिखा गया है इसको हम सपोज R2 लिख लेते हैं। ठीक है, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा होगा, आपतन कोण का काम करेगा इस सतह के लिए, यहाँ आपतन कोण ये है। कुछ ऐसा बन गया है हमारे पास ये। अब अगर देखा जाए कि जो कुल विचलन हुआ है, नेट डेविएशन हुआ, वो कैसा हुआ है, तो आपतित किरण जो इंसिडेंट रे थी इस डायरेक्शन में थी और जो इमर्जेंट रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कुछ बन रहा है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम निकालना चाहते हैं और इस एंगल को देखना चाहते हैं, तो इसको हम डॉटेड करके यहाँ से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास नेट डेविएशन बनने वाला है। इस डेविएशन को हम लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। ये डेविएशन मान लेते हैं कितना है, तो ये डेविएशन है डेल से लिखा जाता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हिंदी में कहते हैं, इसे विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम इन चीज़ों को देखें तो कैसे लिख सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं, इस फिगर को थोड़ा जूम करके देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा। अगर हम इस पहली सरफेस को ऐसे बनाएं और यहाँ पर जो लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ पर ये पहली सरफेस बनी हुई है, ये पहली सरफेस बनी हुई है, ये लाइट रे यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, इसको इधर जाना चाहिए था, इधर ना जा करके इधर जा रही है। ठीक है, पहली सरफेस यहाँ बनाई गई है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा नॉर्मल जो ड्रॉ हुआ है, ये नॉर्मल जो ड्रॉ किया गया है, या इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा कुछ। ये नॉर्मल, ये एंगल क्या है, आई है, यहाँ से देख सकते हैं। ये एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, R1 बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ से ये देखने वाली है कि जो ये एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा। तो जो इंसिडेंट रे थी, ये रास्ता था उसका जाने का, गई इस रास्ते से, तो ये इंसिडेंट जो रे है उसका डेविएशन है या आपतित किरण का विचलन है, डेल1 है। अब अगर हम यहाँ से देखें, इसे सॉल्व करके देखें इस फिगर से, तो ये जो आई है और डेल1 प्लस R1, ये दोनों का सम किसके बराबर दिख रहा, आई के बराबर दिख रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर हम आई की वैल्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं, डेल1 प्लस R1 लिख सकते हैं, होगा ऐसा। तो अगर यहाँ से डेल1 की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या निकाली जा सकती है, आई माइनस R1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर सिमिलरली यही केस हम दूसरे के लिए स्टडी करें, दूसरी सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस कुछ ऐसे बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट रे आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है लाइट रेस, ये लाइट रे यहाँ सीधे आ रही है और फिर ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा है। तो अगर इस डायरेक्शन में जा रही, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। अब एंगल हम देखना चाहते हैं कौन कौन से एंगल होंगे, तो ये एंगल हम लोगों ने R2 लिख रखा है। यहाँ एंगल ये क्या है, इमरजेंट है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, और ये जो लाइन है डॉटेड करके मिलाई गई है, जहां पर डेल बन रहा है वो ये लाइन है। ठीक है, इसका विचलन हम लिखना चाहते हैं। तो ओरिजिनल पाथ इधर था, जा इधर रही, तो ये विचलन दिखेगा या डेविएशन आएगा। इसके डेविएशन को नाम लिख देते हैं डेल2। ठीक है, कि जो यहाँ पर डेविएशन होने वाला है, ये डेविएशन, ये डेल2 है, ये डेल1 है। यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, ये है हमारे पास डेल1 और ये जो बनेगा ये बन जाएगा डेल2। ठीक है, ये डेल1 और डेल2 है, यहाँ पर इन दोनों के डेविएशन वो वही बनाए गए हैं। अब अगर इस फिगर को हम दोबारा से देखें तो यहाँ पर डेल2 और R2 E के बराबर हो रहे हैं फिर से। तो यहाँ से लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल2 प्लस R2। तो हमारे पास यहाँ से डेल2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो वो निकल के आएगी E माइनस R2, ऐसा बनेगा। बिल्कुल सही है। अब इसका डेविएशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना डेविएशन होगा, तो डेल2 की वैल्यू मिल गई, डेल1 की वैल्यू मिल गई। इस छोटे से ट्राइंगल में देखें, अगर ये हमारे पास E है
और इसे हम नाम दे चुके हैं, ये मान लेते हैं सपोज पॉइंट डी है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा क्यू डी आर, तो अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ बनाएं तो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये एंगल हमारे पास डेल 1 है, ये एंगल हमारे पास डेल 2 आ रहा है, यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ाया गया, इसको हमने डेल लिखा है, एंगल ऑफ डेविएशन या नेट डेविएशन इंसिडेंट रे में कितना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये डेल लिखा है, यहाँ डेल 1 डेल 2 लिखे गए हैं, डेल 1 प्लस डेल 2 को देखें डेल के बराबर बन रहा है, क्योंकि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसे लिख सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। तो अगर हमें नेट डेविएशन देखना है, ये क्या है, नेट डेविएशन है, नेट डेविएशन है, कुल विचलन है, ठीक है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, डेल 1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है i माइनस R1 प्लस डेल 2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, e माइनस R2। अब अगर हम यहां से डेल लिखें तो डेल क्या बन जाएगा, डेल इज इक्वल टू बनेगा, i को हम ऐसा लिख लेते हैं प्लस e लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं R1 प्लस R2, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसे। अब हम कुछ ट्रायंगल और कुछ रेक्टेंगल को रेफर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल लिखना चाहते हैं, आगे हम इसे यहीं लिख लेते हैं पहले इस ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखना चाहेंगे हमें, ट्रायंगल क्यू आर ई में, इन ट्रायंगल क्यू आर ई, क्यू आर ई ट्रायंगल में क्या होगा, सारे एंगल का सम हम 180 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में ऐसा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 है एक एंगल, R2 दूसरा एंगल है, और एक एंगल है एंगल E। इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है, 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। दूसरा, अगर हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं तो रेक्टेंगल क्या है, इन रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर। अगर इस रेक्टेंगल के अंदर देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले ये देखते हैं एंगल ए, तो ये वाला एंगल तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है, उसे सीधे लिख लेते हैं ए है, प्लस यहां पर हमें एक कंप्लीट एंगल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे बनाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास, ऐसा होगा। यहां पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, क्योंकि यहां नॉर्मल है, ये एंगल हो गया ए, क्योंकि ये ए था, यहां पर हो गया क्यू, यहां है ई, ये ई हो गया, और यहां पर है आर, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये ई है। इन सबका सम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 90 प्लस एंगल ई, इसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर आएगा ये, क्योंकि ये रेक्टेंगल मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है। अब यहां से इन दोनों को हम कंपेयर करवाएं तो हमारे पास वैल्यू जो बनने वाली है वो क्या बनेगी, ए प्लस एंगल ई, यहां से लिख रहे हैं हम, तो ए प्लस एंगल ई किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। और ये दोनों वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, मतलब इनके एलएचएस को हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो अगर हम इनके एलएचएस को बराबर करेंगे तो एंगल ई और एंगल ई तो बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर आएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या निकल के आई, R1 प्लस R2 के बराबर। अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस ई, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो ए की वैल्यू यहां से निकल के आई और डेविएशन यहां से निकल के आया। अब अगर इस डेविएशन को बदलें तो डेल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आई प्लस ई को तो हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, माइनस R1 प्लस R2 की वैल्यू यहां से हम लोगों ने निकाली है, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, ए के बराबर है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इस तरह फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है किसी प्रिज्म के लिए। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। फिगर को विजुलाइज करने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो। एक बार ट्राइंगल लिया गया है, एक बार क्वाड्रिलेटरल लिया गया है, ठीक है। यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन निकाला गया है। नेट डेविएशन होता है किसी भी इंसिडेंट रे के पाथ में, कुल कितना डेविएट होगी, कुल कितना विचलन होगा, वो डेल की वैल्यू यहां से लिखी जाती है। अब अगर हम इसके लिए बात करें कि ये डेविएशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो इसके बारे में यहां पर हम देखते हैं कि इस डेविएशन में हमने जो वैल्यू निकाली है उन वैल्यू को लिख ले पहले।
सबसे पहले हम लोगों ने अभी फार्मूला लिखा, डेल की वैल्यू क्या है, I प्लस E माइनस A, पहली इक्वेशन हमें मिली है। दूसरी मिली है A की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर। हमें दो इक्वेशन अब तक मिल चुकी हैं, ठीक है, हम लोगों ने निकाला, दो इक्वेशन मिली हैं। अब हमें ये देखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म का, वो कैसे इन चीज़ों पर डिपेंड करता है या इनके ऊपर कैसे निर्भर करता है, ये देखना चाहते हैं। तो अगर इस एंगल ऑफ डेविएशन को लिखना चाहें, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम अगर इसके एंगल ऑफ डेविएशन की निर्भरता लिखें, मतलब डेल को हम म्यू के साथ रिलेट करना चाहते हैं, तो जब भी कभी हम इसके साथ इसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना होगा, स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक फिगर रेफर करते हैं हम लोग, ये एक फिगर है। इस फिगर में हमें क्या देखना, ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है इस एक्सिस के ऊपर, और यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन है, ये आपतन कोण है, और इधर दे रखा है विचलन कोण, विचलन कोण दे रखा है। अब अगर विचलन कोण और आपतन कोण को ध्यान से देखें हम, ये ग्राफ निकल के आया है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये। इसमें अगर कोई भी मान लेते हैं हम एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, ये हमने एक वैल्यू ले रखी है, यहां पर ये I1 है मान लेते हैं, यहां पर उसी के यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन कुछ निकल के आएगा, लेकिन एक वैल्यू और होगी जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू ठीक उतनी ही होगी। जैसे यहां पर अगर हम लिखें, यहां पर अगर हम I2 लिखें तो I1 और I2 के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सेम निकल के आ रहा है, डेल 1, ठीक है, डेल 1 लिखें या डेल 2 लिखें, दोनों के लिए सेम निकल के आ रहा है। लेकिन इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में यहां पर सबसे न्यूनतम विचलन दिखा रहा है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, तो जो डेल है यहां पर वो सबसे ज्यादा मिनिमम है या सबसे कम है। तो जिस पर डेल मिनिमम होता है वहां पर क्या होता है कि इसकी कंडीशन होती है फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति बताई जाए, ये किसकी स्थिति है, न्यूनतम विचलन की, तो अगर न्यूनतम विचलन या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हमें निकालनी हो तो यहां कंडीशन ये निकल के आती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में बराबर हो जाए, और यहां जो डेल होगा वो डेल अपने आप मिनिमम बन जाएगा, जिसको हम डेल एम लिखते हैं, यहां एम मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मिनिमम को रेफर कर रहा है। तो I इज इक्वल टू ई होगा, ये ऐसी वैल्यू बनेगी। अब अगर हम यहां इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि ये पूरा हम यूज करना चाहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू को निकालने के लिए, क्योंकि हम इन जनरल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो या किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है कैलकुलस जैसा कुछ, ठीक है। तो हम वहां नहीं जा रहे हैं, सिंपल देख लेते हैं। I इज इक्वल टू ई हुआ, डेल की वैल्यू डेल मिनिमम के बराबर होगी। तो अगर हम इसका यूज करें यहां डायरेक्ट हम अगर इसका यूज करें इस समीकरण में, तो हम कह देते हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन न्यूनतम विचलन के लिए। तो अगर न्यूनतम विचलन के लिए हमें शर्त लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, I को हम E के बराबर लिख देते हैं, तो उसके बिहाफ पर हम देखेंगे I इज इक्वल टू ई बनेगा। तो I इज इक्वल टू ई को हम ऐसा लिखा जा सकता है, या ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, I इज इक्वल टू ई है, और हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पर जो R1 R2 है वो भी आपस में बराबर होने होंगे इनको, तो जो R1 होगा वो R2 के बराबर हो जाएगा। इसको हम सपोज R0 के बराबर लिख लेते हैं, हमने ये मान रखा है कि मान लेते हैं R1 R2 बराबर है और वो R0 के बराबर है, और यहाँ पर डेल जो है वो किसके बराबर, डेल मिनिमम के बराबर निकल के आएगा न्यूनतम विचलन के लिए, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो अब ये वैल्यू क्या बनेगी देखते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन के पास चलें, या इक्वेशन सेकंड को पहले देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर हम ये पुट करें तो ये बन जाएगा R0 प्लस R0 बनेगा ऐसा। तो अगर R0 बन रहा तो यहाँ से R0 की वैल्यू या 2R0 की वैल्यू A के बराबर आएगी, तो R0 हमारे पास कितना निकल के आएगा, A/2 निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने R की वैल्यू निकाल ली।
अब अगर हम दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में जाएं तो डेल मिनिमम के बराबर हो गया, m से लिख दिया हमने इसे, i और e आपस में बराबर तो इसको भी i लिख देते हैं, i तो ये है ही, e को भी लिख देते हैं i, और यहाँ पर माइनस a तो है ही, अगर हम इस a को इधर भेज दें तो ये डेल m बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2i और ये माइनस a बनेगा, तो अगर हम इसे डेल m माइनस इधर भेज देते हैं, इसे a लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय ओ इज इक्वल टू 2i बनेगा, तो i की वैल्यू हमारे पास मिलेगी i इज इक्वल टू डेल m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हम ये शर्त नहीं लगाएंगे, फाइनल फार्मूला हमारे पास ऐसा बनेगा अभी। तो अगर हम स्नेल्स लॉ यूज करें, यहां लिख देते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम को लगाएं तो स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू, अगर इस वाले में यहां पर जो लिखा है बाहर एयर है अंदर प्रिज्म है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम म्यू लिख लेते हैं तो इस म्यू की वैल्यू को यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या बनेगा, साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू बन जाएगा म्यू बाई 1 लिखना चाहें लिख लेते हैं, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ से साइन i की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास साइन i क्या मिलेगा, डेल m प्लस a बाई 2 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन r मतलब r नॉट, तो साइन r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a बाई 2 मिल जाएगी, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू मिलेगा, या फिर इसे हम n लिख सकते हैं। तो ये होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू किसी प्रिज्म के लिए। बाकी रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो रिफ्रैक्शन मैंने बता दिया कि किसी एक सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती जो मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है और वो किसी नैरो स्लिट से पास करती, बहुत तीसरे छिद्र से पास करती, बहुत छोटे छिद्र से, और वो सरफेस पर जाकर इंसिडेंट होती प्रिज्म के, और प्रिज्म की सरफेस से इंसिडेंट होकर के वो अपने पाथ में डेविएशन सफर करती है। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके भी बारे में है। तो डेविएशन कैसे प्रोड्यूस होता है वो तो हमने यहाँ देख लिया, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी देख ली कितनी होती है, और जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात की जाएगी तो ऐसा कुछ होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब कहा जाएगा तो ये यूज करेंगे हम। यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, अगर हमें फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, अगर बहुत छोटा प्रिज्म कोण है प्रिज्म का, उसके लिए अगर हम इनमें एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जब साइन थीटा लिखा और थीटा बहुत कम होता तो उसे अप्रॉक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से इनको क्या करते हैं, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 को हम डेल एम प्लस ए बाई 2 लिख देंगे, साइन हटा देंगे, यहाँ ए बाई 2 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2, और यहाँ लिखा जाएगा a बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई होगा, तो डेल m प्लस a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू इंटू a। इसी तरह से अगर हम डेल m लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, म्यू इंटू a माइनस a, अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमें, म्यू माइनस 1 मिल जाएगा। तो जब भी कभी हम स्मॉल एंगल छोटे प्रिज्म का, जो प्रिज्म कोण अगर छोटा होगा तो उसके लिए जो डेल की वैल्यू लिखी जाती है वो लिखा जाता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, या फिर हम लिख सकते हैं a इंटू म्यू माइनस 1। तो कई सारे फार्मूले हैं, लेकिन जब तक हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं कहा जाएगा तब तक ये दो ही इक्वेशन है और इन दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। ये प्रिज्म फार्मूले का डेरिवेशन भी है। आगे यहाँ पर हमने बात की थी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाते हैं, उसमें देखते हैं आई की वैल्यू जैसे जैसे कम ज़्यादा होती है उसके बिहाफ पर एंगल ऑफ डेविएशन भी कम ज़्यादा हो रहा होगा, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब मिलता है जब इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बराबर हो जाए एंगल ऑफ इमरजेंस के। ठीक है, अब अगर यहां से देखें कि वहां पर छोड़ दिया था हम लोगों ने लेंस में कि इसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर कैसे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं लेंसों के, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा था। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई ये प्रिज्म है, यहां पर मोनोक्रोमैटिक लाइट आती है तो ये क्या करती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, बॉटम की तरफ या बॉटम सरफेस की तरफ डेविएट होती है। तो अगर बॉटम सरफेस की तरफ डेविएट होती है तो इस लेंस को माना जाता है कि लेंस जो होगा, यहां पर हम बात करते हैं कि जो लेंस है इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं कि लेंस बना होता है
छोटे छोटे प्रिज्म से, स्मॉल प्रिज्म से बना है, स्मॉल प्रिज्म से बना है। और अगर स्मॉल प्रिज्म से बना होगा तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी तो होगी, ये डेविएट करेगा जरूर। तो यहां पर हम ऐसा देखते हैं, छोटे छोटे ये प्रिज्म हैं, ऐसे ये छोटे छोटे प्रिज्म बने हुए हैं इसमें। ये छोटे छोटे प्रिज्म हैं, ये ऐसा कुछ है। तो अगर इन प्रिज्म पर लाइट रे इंसिडेंट होंगी, जैसे मान लेते हैं यहां से कोई लाइट रे आकर के इंसिडेंट हो रही है, जैसे यहां से कोई लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है, ऐसे दूसरी लाइट रे यहां पर आकर इंसिडेंट होती है, ठीक है, ये थोड़ा आगे निकल गई, यहां पर इंसिडेंट होती हैं लाइट रेज आकर के ऐसे। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पर क्यों मिलती हैं, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी ये है बॉटम सरफेस की तरफ इनको बेंड कर देना। तो बॉटम सरफेस की तरफ बेंड करेंगे तो यहाँ कहीं पर मिलेंगी, कहीं यहाँ कहीं पर मिलती जाएंगी, ये है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के कंबाइन होंगी, और जिस पर कंबाइन होती है उसी को हम कहते हैं, इसका फोकस कहते हैं। तो जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती हैं वो इससे एक्सप्लेन की जाती हैं कि जो प्रिज्म होता है, वो लेंस जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर के बना होता है, और वो छोटे छोटे प्रिज्म क्या करते हैं, उनके लाइट रे के पाथ को डेविएट कर देते हैं, कि जो प्रकाश की किरण होती है उसका पथ विचलित कर देते हैं, और वो कहीं जाकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंबाइन होती हुई नजर आती, कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं। तो ये होता है कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये कन्वर्जिंग नेचर है। अब भी सारी प्रकृति है, अभी सारी प्रकृति है, ठीक है। तो ये अभी सारी प्रकृति हो गई। अगर बात किया जाए दूसरे लेंस के बारे में, दूसरा लेंस हमारे पास क्या होता है, दूसरा लेंस होता है कॉनकेव। तो कॉनकेव को अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनाते हैं, ये कुछ ऐसा बना दिया गया, ये लाइट रेज यहाँ पर, इसका हम प्रिंसिपल एक्सेस भी बना देते हैं, ऑप्टिकल एक्सेस जिसे कहते हैं। यहाँ पर जो देखा जाता है कि जो प्रिज्म बने हैं उनका बेस थोड़ा उल्टा टाइप का है। कैसे, यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ हमने अभी देखा, यहाँ पर जो इस ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर प्रिज्म थे उनका बेस नीचे था, वर्टेक्स ऊपर था, और इनका वर्टेक्स नीचे था, बेस ऊपर था। इसका अपोजिट होता है यहाँ पर। तो अगर इसका अपोजिट होगा तो क्या मीनिंग है, यहां पर हम इसे ऐसे बनाएंगे, इनका बेस इधर रखेंगे, वर्टेक्स नीचे की तरफ रखेंगे, बेस इधर रखेंगे, वर्टेक्स नीचे की तरफ रखेंगे, बेस इधर है, वर्टेक्स नीचे की तरफ है। यहां पर अपोजिट बनाएंगे, कैसे, यहां पर ऐसे बनाएंगे, ऐसा, ये ऐसा बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। अब लाइट रे मान लेते हैं इंसिडेंट हो रही हैं, यहां पर लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। अब इनके कन्वर्ज होने की प्रॉपर्टी ये है कि ये कन्वर्ज होंगी, मतलब डाइवर्ज होंगी, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो डाइवर्जिंग होने का मतलब यहां लाइट रे आ रही, इसका तो प्रॉपर्टी ये होती इधर की तरफ मोड़ देना, बेस की तरफ मोड़ देना। तो ये बेस की तरफ क्या करेगा, मोड़ देगा, ये भी क्या करेगा, बेस की तरफ मोड़ देगा, ये भी बेस की तरफ, वो बेस की तरफ मोड़ दिया। अब अगर इन सबको पीछे की तरफ कहीं बढ़ाया जाएगा तो ये कहीं एक पॉइंट पर कंबाइन होती हुई नजर आएंगी। तो एक पॉइंट से ओरिजिनेट अगर ये हो रही हैं तो इनका डाइवर्जिंग नेचर यहां से शो हो रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती नजर आ रही है तो इसमें डाइवर्जिंग नेचर होता है। तो यहां पर हम लेंस को मानते हैं कि ये प्रिज्म से मिलकर के बना होगा छोटे छोटे, उनके बेस डिसाइड करेंगे कि इसमें कन्वर्जिंग नेचर है और किसमें डाइवर्जिंग नेचर है। तो ये है इसका डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे। अब आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन दे रखा है प्रिज्म का कि क्या कह रहे हैं कि ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। तो गिवन जो भी है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, उन्होंने कहा है प्रिज्म एंगल दे रखा है, प्रिज्म एंगल ही तो है, 30 डिग्री दे दिया है, लिख लिया हम लोगों ने। इज केप्ट ऑन अ प्रिज्म टेबल, ठीक है,
ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो तो आई होता है, तो आई की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। अब क्या है, एमर्जेड आउट बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ, ये तो यहां लिखा नहीं है, एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, पहली सतह के साथ का कोण बनाती, दूसरी सतह के साथ आपतित किरण के साथ, हाँ देखो 30 डिग्री इधर लिखा है, वहां 30 डिग्री का कोण बनाती इंसिडेंट रे के साथ। तो अगर ये प्रिज्म है, इसे समझना पड़ेगा कि ये देखो ये प्रिज्म की लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसका ये ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का, ये जा इधर की तरफ रही है, तो ये है इमरजेंट रे, ये है इंसिडेंट रे का पाथ। तो यहाँ जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, उन्होंने कहा है कि एमर्जेस आउट बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, और ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता, हम लोगों ने अभी देखा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी दे रखी, 30 डिग्री दे रखी है। इन्होंने यहाँ नहीं कहा निर्गत कोण का मान बताओ, जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बतानी है हमें। तो एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू बतानी है, तो ई की वैल्यू हमें चाहिए। यहां पर मिनिमम की कोई कंडीशन लगाई नहीं गई, तो हम लोगों ने जो जनरल फार्मूला लिखा था डेल का वो लिख लेते हैं, आई प्लस ई माइनस ए, ऐसा फार्मूला था हमारे पास। डेल की वैल्यू उन्होंने 30 डिग्री दे रखी है, आई की वैल्यू हमारे पास 60 है, ई की वैल्यू पता नहीं, ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है। अब अगर हम इस 30 को देखें इधर आए या इन सबको सॉल्व करो तो देखो 30 डिग्री इधर है और ये 30, ये भी 30 बन जाएगा, प्लस ई बनेगा, तो ई की वैल्यू सिंपली देखो 0 डिग्री निकल के आ रही है, और ई की वैल्यू 0 डिग्री निकल के आएगी। इसका मीनिंग क्या है अगर पूछे कोई तो अगर इसका मीनिंग देखें तो ई की वैल्यू 0 कब आएगी, यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये जो एंगल बनता है वही होता है ई। तो यहां सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल जाएगी, वह तभी ई की वैल्यू 0 बनेगी। तो इस डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही होंगी। बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोर्ड ने ये भी पूछ रखा है 2019 में। कह रहे हैं एंगल हैज एन, एक प्रिज्म है, ए प्रिज्म हैज एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू इन्होंने 60 डिग्री दे रखी है, एंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 38 डिग्री है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल एम कितना है, 38 डिग्री है, ठीक है। और कह रहे हैं कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मतलब म्यू तुम्हें बताना है इस बार। और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है तो हम फार्मूला तो लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर लिखेंगे साइन ए बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन के साथ वैल्यू रखते हैं साइन डेल एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना 38 डिग्री, प्लस ए की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, और डिवाइडेड बाई में कितना दिया है 2, और यहां लिखेंगे तो साइन हो जाएगा a बाई 2, a बाई 2 मतलब 60 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, तो म्यू यहां से निकल के आ रहा है साइन 38 प्लस 60, तो ये बन जाएगा देखो 98 का आधा करेंगे तो 49 बनेगा, और डिवाइडेड बाई में यहाँ क्या बनेगा, साइन 30 बनेगा। 49 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, क्या है 0.75 डिवाइडेड बाई 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 होती है। अब अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1.5 निकल के आएगी यहाँ से। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का वर्ड, देखते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। इसके बारे में सबसे पहले बात की गई थी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, और इससे पहले भी अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद में दिया गया था कि जो व्हाइट लाइट होती है, नेचुरल व्हाइट लाइट, वो 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। तो न्यूटन की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सर आइजैक न्यूटन ने 1665 में ये बताया कि जो नेचुरल लाइट होती है, नेचुरल लाइट वो एक्चुअली 7 कलर कंसिस्ट करती है, 7 कलर्स, कि जो प्राकृतिक प्रकाश होता है वो 7 कलर से मिलकर के बना होता है। इन्होंने ये बात भी बताई कि when they combine, जब ये कंबाइन होते हैं
तो क्या होता है, अपीयर्स वाइट। जब ये कंबाइन होते हैं तो ये हमें सफ़ेद दिखाई देता है। ये स्प्लिटिंग, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो 7 कलर कंसिस्ट करते हैं, उन 7 कलर के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए एक यूज़ किया जाता है विबग्योर। विबग्योर, इसमें कौन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो वी यहाँ पर वायलेट है, और आई क्या है, इंडिगो है, इंडिगो है, ठीक है। बी ब्लू है, ये ब्लू है, ठीक है। और जी क्या है, ग्रीन है। वाई येलो है। ओ ऑरेंज है, और यहां पर आर क्या है, रेड है, ठीक है। ये 7 कलर होते हैं। अब अगर ये देखे जाए कि न्यूटन ने कैसे डिस्कवरी किया और कैसे इनको खोजा कि क्या थे ये, तो यहां पर इन्होंने एक प्रिज्म लिया और एक व्हाइट लाइट को, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास करवाया, इस प्रिज्म से पास करवाया इस व्हाइट लाइट को। और ये व्हाइट लाइट है, ये नैरो स्लिट से पास हो रही, यहां पर ध्यान रखेंगे, नैरो स्लिट से पास हो रही, बहुत छोटे से भाग से निकल के जा रहे, जैसे पर्दे में छोटा सा छेद कर दिया जाए, प्रकाश निकल के जाएगा, वैसा कुछ है। तो नैरो स्लिट से पास हो रही है। तो जब ये इससे पास हो रही थी तो यहां पर ये देखा गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इधर कि जो डेल होता है स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए, वो होता है ए एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। एक हम फार्मूला यहां पर यूज करते हैं, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। इन दो फार्मूलों का यूज करना चाहते हैं हम, ठीक है। कैसे, हमने ये पढ़ा अभी तक कि डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें तो जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मटेरियल जो है प्रिज्म का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है लैम्डा पर। ये क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, यहां वेवलेंथ है। और ए और बी के बारे में बात करें तो ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ए और बी क्या है, कांस्टेंट हैं। तो अगर ए और बी कांस्टेंट है, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, तो हमें ये तो पता है कि हर एक कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आती है। मतलब लैम्डा जो है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो अगर लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आएगी अलग अलग कलर के लिए, तो डेल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर के लिए जो डेल की वैल्यू होगी, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, डेविएशन विचलन कोण जो बनेगा, वो भी अलग अलग आएगा। तो अब यहां से देखते हैं स्प्लिटिंग होती कैसे है एक्चुअली। सबसे पहले यहां से ये जो लाइट है, ये इसका ओरिजिनल पाथ इधर हम बना देते हैं, ये है इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ। अब सबकी स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है, तो व्हाइट लाइट जो स्प्लिट होती तो सबसे पहले किसमें यहां पर होगा, सबसे पहला कलर ये रेड होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहां से देखते हैं ऑरेंज आएगा, तो ये ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने अभी सबसे पहले ये रेड लिखा है, ये रेड बना दिया। उसके बाद कौन सा कलर आने वाला है, येलो आएगा, येलो बना लेते हैं, ये येलो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर कलर बनाए तो कौन सा बनेगा, ग्रीन बनेगा, तो ये ग्रीन है हमारे पास, ये ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। पास पास में ही रहते हैं, इतना दूर नहीं रहते। तो ग्रीन के बाद अब कौन सा आएगा, ब्लू आएगा, तो ये हमारे पास ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया। फिर आता है इंडिगो, यहाँ पर हम इंडिगो बनाएंगे, तो कुछ है नहीं, तो हम ऐसा ले लेते हैं, ये कलर मान लेते हैं, ले लिया, ये कलर ले लिया। और लास्ट में आ जाएगा वायलेट, तो ये यहाँ पर
ये कलर चलेगा, ये कलर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कलर हो गए 7, ठीक है। अब जब ये यहाँ से पास होते हैं तो अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं और यहाँ पर प्लेस की जाती है स्क्रीन। ये स्क्रीन, यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है। जब ये यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होंगे, जब ये लाइट यहाँ पर आकर के गिरेंगी तो क्या होगा इनके साथ, हम इनको एक ही कलर से बना लेते हैं। ये ऐसा होगा, ये ऐसा आएगा डेविएट होकर के, यहाँ ऐसा कुछ ये आएंगे, ठीक है। ये स्क्रीन पर जाकर के गिर रहे होंगे, ये स्क्रीन पर जाकर के गिरेंगे। तो व्हाइट लाइट जो नैरो स्लिट से पास करती है, प्रिज्म से पास होकर के वो 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो जो यहाँ पर बैंड ऑफ कलर मिल रहे हैं, बैंड ऑफ कलर्स, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। तो बैंड ऑफ कलर स्पेक्ट्रम होता है। व्हाइट लाइट जब पास करती है किसी प्रिज्म से होकर के तो 7 अलग अलग कलर में डेविएट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसी स्प्लिटिंग को ही कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। किसी सफेद प्रकाश किरण का प्रिज्म से पास होकर 7 अलग अलग रंगों में विभाजित होने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले न्यूटन ने की थी। अब अगर इसके बारे में और काफ़ी बात की जाए, जैसे यहाँ देखो डेफिनेशन लिखी है, द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। द मीडियम विच ब्रिंग्स आउट डिस्पर्जन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। वो माध्यम जो विक्षेपण करवाते हैं, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण करवाते हैं, मतलब व्हाइट लाइट जो होती है उसको 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट करवाते हैं, उनको हम डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं, विक्षेपण माध्यम कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और प्रिज्म के बारे में बात करें तो प्रिज्म एक डिस्पर्सिव मीडियम होता है, वैक्यूम और एयर डिस्पर्सिव मीडियम नहीं होते, क्योंकि वो अगर डिस्पर्सिव मीडियम होते तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो एक्सपेरिमेंट है पहला। वो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने बात किया डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, वो है यहाँ कि एक कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ये जब यहाँ से पास करती है तो 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये 7 अलग अलग कलर बन गए, ठीक है। और यहाँ पर जो स्क्रीन रखी होती है उस पर जाकर के ये पढ़ते हैं। ये 7 अलग अलग कलर स्क्रीन पर जाकर के पढ़ते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ स्पेक्ट्रम जो बनता है उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करने वाले, लेकिन हाँ स्पेक्ट्रम जो बनते हैं प्रिज्म से उनमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब 2 अलग अलग कलर अलग अलग देखे जा सकते हैं। लेकिन जो सन से आने वाली जो आगे पढ़ेंगे जो रेनबो बनते हैं उनसे जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, एक कलर दूसरे के साथ ओवरलैप करता हुआ पता चलता है कि हाँ एक जहाँ खत्म नहीं हो रहा दूसरा उससे पहले से स्टार्ट हो रहा, तो ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने क्या किया, एक व्हाइट लाइट ली, ठीक है, और उस व्हाइट लाइट को इससे पास करवाया। और दूसरे में अगर हम बात करें कि व्हाइट लाइट में तो 7 कलर में स्प्लिटिंग हुई, लेकिन अगर यहाँ कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट हो, जैसे मान लेते हैं ये है मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट ये यहाँ से पास करेगी तो हमने देखा इसमें सिर्फ डेविएशन होता है, एक रे इसके अंदर एंटर करती तो एक ही कलर की रे बाहर निकलती है, ठीक है। इसके बारे में पहले एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि हाँ अगर कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट है तो उसका डिस्पर्जन नहीं होता, और अगर कोई व्हाइट लाइट होती है नेचुरल लाइट जो प्रिज्म से होकर पास करती तो 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया गया, यहाँ एक प्रिज्म रखा गया, इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया गया, व्हाइट लाइट को पास किया गया। ये कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट है, मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं व्हाइट लाइट है ये। अब व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग होती व्हाइट लाइट की, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग में रेड को बना लेते हैं हम लोग, और लास्ट में क्या होता है तो इसे बना लेते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये R है ये V है, ठीक है, 2 अलग अलग कलर बना लिए, या इनको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि दिखाई देंगी। ये R है और ये V है, और इनके बीच में बाकी के कलर होंगे। यहाँ पर एक दूसरा प्रिज्म रखा गया
और वो प्रिज्म कुछ इस तरह से रखा गया, कुछ ऐसा है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। अब क्या होगा, ये कलर इस पर जाकर के गिरेंगे तो ये कलर यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जाकर के गिरेगा, और ये कलर यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर जाकर के गिरेगा। अब क्या होंगे ये कलर आपस में अब कंबाइन होंगे। ये कलर यहाँ जाएगा और ये कलर अब यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर ऐसा होगा इनके साथ। फिर ये बाहर की तरफ निकलेंगे, तो बाहर की तरफ जब निकलेंगे तो इनके साथ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा। हमें फिर से क्या मिलेगी, वाइट लाइट मिलेगी, वाइट लाइट मिलेगी। तो जो बात हम लोगों ने अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट में की, वही सेम एक्सपेरिमेंट है कि अगर किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया जाता, सात अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन ये भी देखा गया कि इनको पहले कंबाइन करवाया जाए, फिर देखा जाए क्या व्हाइट लाइट मिलती है। तो हाँ, कंबाइन जब करवाया सर आइजैक न्यूटन ने, तो उन्होंने देखा कि जो ये स्प्लिटिंग थी वो कंबाइन होकर फिर से हमें अब व्हाइट लाइट दे रही है। इसका मतलब व्हाइट लाइट जो होती 7 कलर से मिलकर के बनी होती, और वो सातों कलर को कंबाइन करवाया जाए तो फिर से हमें क्या मिलती है, व्हाइट लाइट मिलती है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में है, देख सकते हैं एक बार इनको। ठीक है, आगे हम बढ़ लेते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिटेल में पढ़ लिया है कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, यहाँ पर दोबारा से हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ होता है ए, ये होता है μ-1, और यहाँ पर हम लोगों ने भी देखा कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है a+b/λ²। इन दो फार्मूलों का यूज करके हम लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कॉज को एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू जो होती है, मतलब डिफरेंट कलर के लिए लैम्डा जो होगा डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट लैम्डा के लिए म्यू की वैल्यू डिफरेंट बनेगी, और म्यू डिफरेंट होगा तो यहाँ से डेल जो होगा वो डिफरेंट बनेगा। तो हर एक कलर अलग अलग डेविएट होगा और वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और यहाँ हम लोगों ने इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले ही इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया कि हाँ ये स्प्लिटिंग होती क्यों है। यहाँ से जो डेविएशन होता है ये है रेड का डेविएशन। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये होता है वायलेट का डेविएशन। तो अलग अलग कलर के अलग अलग डेविएशन होते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा क्योंकि म्यू चेंज हो रहा होगा हर एक कलर के लिए। अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं, अगला है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड ब्लू स्काई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और स्काई हमें ब्लू क्यों अपीयर होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में देखें तो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है यहाँ पर। यहाँ क्या हुआ, दूसरी लाइट है यहाँ आ रही है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है यहाँ, ये एटमॉस्फेयर के पार्टिकल हो गए, वायुमंडल के कण हो गए। इन्होंने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये क्या करेंगे, लाइट को एमिट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, स्कैटर करेंगे। ये ऐसा होता है। तो क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो लाइट आ रही थी उसको इन्होंने सबसे पहले एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट का यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या किया, फिर इसे स्कैटर करना शुरू किया। फिर यहां से स्कैटरिंग शुरू हुई, प्रकीर्णन शुरू हुआ। तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी लाइट रेज आती हैं उनको क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वो उनको स्कैटर करवाते हैं, एमिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें स्काई ब्लू अपीयर होता है। क्यों, क्योंकि अगर स्कैटरिंग करेंगे तो हमें ये पता है, एक अगर हम इसे थोड़ा ठीक से लिखें तो ये तो है, यहां पर स्पेस मिला है, हमें पता है स्कैटरिंग जो होता है वो होता है 1/λ⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है क्वांटिटी ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कितनी होगी वो लैम्डा पर डिपेंड करेगी। अब यहां से देखते हैं लैम्डा, दो कलर के लिए बात करते हैं, लैम्डा आर और लैम्डा वायलेट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत कम होता है, क्योंकि डेविएशन में हमने देखा एक सबसे ऊपर रहता है, एक सबसे नीचे रहता है।
तो जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है उसके लिए स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, लेकिन जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू कम हुई उसके लिए स्कैटरिंग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हमने ये देख लिया कि रेड कलर का जो लैम्डा होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वायलेट जो होता है उसका लैम्डा होता है कम। तो इनमें स्प्लिटिंग का जो रीज़न है लैम्डा वायलेट के लिए वो कम होता है, तो यहाँ स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। और इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होने की वजह से स्काई जो होता है वो हमें क्या होता है, ब्लू अपीयर होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस स्कैटरिंग की वजह से ऐसा होता है। यहाँ डेफिनेशन देखना चाहे तो देखें, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मॉल पार्टिकल्स इट इज एब्जॉर्ब बाय देम। जब इन स्मॉल पार्टिकल के ऊपर लाइट गिरती तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। द एब्जॉर्ब लाइट इज देन सेंड्स इनटू ऑल डायरेक्शन। जो एब्जॉर्ब लाइट होती बाद में वो डिफरेंट डायरेक्शन में भेजी जाती, मतलब स्कैटर की जाती है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो ब्लू जो दिखाई देता है स्काई उसका ये रीजन है, और रेड और सनसेट दिखाई देते हैं स्कैटरिंग की वजह से। अब यहाँ पर अगर बात करें कि ये तो बता दिया कि हाँ स्काई ब्लू अपीयर होता है, लेकिन ये जो सनसेट होता है और सनराइज होता है वो हमें रेड क्यों दिखाई देते हैं। तो अगर हमारी ये अर्थ है, ठीक है, तो सनसेट ये है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ की, यहाँ पर सन है मान लेते हैं कहीं पर, और उसके बाद जब ये इधर की तरफ बढ़ने लगता है तो यहाँ से जो डिस्टेंस होती हैं वो कम होने लगती हैं। इसका मतलब है सनराइज के समय और सनसेट के समय सन हमसे सबसे दूर होता है, हमसे ज़्यादा दूर होता है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो हम जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जितनी भी लाइट जाएंगी उनमें से सिर्फ हमें रेड दिखाई देता है, बाकी चीज़ें नहीं दिखाई देती। इसीलिए सनसेट और सनराइज के समय पर सन हमें रेड अपीयर होता है, और स्कैटरिंग वायलेट कलर की सबसे ज़्यादा होने की वजह से स्काई हमें ब्लू अपीयर होता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में बताया। लॉर्ड रेले ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये था हमारा प्रिज्म के बारे में। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अब देखी सिलेबस में वो सारी चीज़ें पढ़ी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड सिलेबस में है, अगर इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये था पूरा प्रिज्म, और ये प्रिज्म से जुड़ी चीज़ें थी।